हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गूगल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का जो 2025 से 26 बैच के लिए साइंस की क्लासेस चला रहा था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग सेकेंड लेसन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उस पर अपनी भूमिका आज बनाएंगे और देखेंगे कि सेकेंड लेसन से हमारा जो है अम्ल लवण क्षार, इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बन सकते हैं और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो इसे आइए बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी क्लास 10 के बच्चे, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे सभी हैं, वो मेरे साथ जुड़े। अब आइए क्लास पे क्या करते हैं, फोकस बनाते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय है अम्ल लवण क्षार। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड लेसन है आपके केमिस्ट्री के क्लास 10th बोर्ड का। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अम्ल लवण क्षार। टॉपिक का नाम है बच्चे अम्ल लवण क्षार। इसको बोलते हैं एसिड, साल्ट एंड द बेस। ये आपके लेसन का नाम है, समझ रहे हैं। ये आपके लेसन का नाम है बच्चे, एसिड है, साल्ट है, बेस है। आज हमको समझना है कि लवण, तो लवण क्या होता है आज समझना है हमें, क्षार क्या होता है आज हमें समझना है, अम्ल क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में समझना है। तो पर सबसे पहले ये समझिएगा कि यौगिक क्या होता है। इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यौगिक क्या होता है। तो आइए पहले यौगिक की बात को समझते हैं कि यौगिक होता क्या बच्चे। यौगिक जिसे बोलते हैं कंपाउंड। अब देखो बच्चे, जो यौगिक होता है, जो कंपाउंड होता क्या है, तो ध्यान देना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर नया पदार्थ को बनाना ही यौगिक कहलाता है। क्या समझे बच्चे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब जैसे अगर हम लोग जैसे बात करें, जैसे बेटा हमने लिया एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाने के लिए, अगर लिया हमने H2 लिया, हाइड्रोजन लिया, प्लस क्या लिया बेटा O2 लिया। अब इससे हमने बना दिया 2H2O। तो यह बना हुआ जो है 2H2O, तो ये बना हुआ जो है बच्चे, ये हमारा क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ये कंपाउंड है। क्या बच्चे है, कंपाउंड है। पर इनको मिलाते समय इनका अनुपात हमेशा ध्यान देना है, निश्चित होना चाहिए। तो इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो ध्यान देना है कि निश्चित अनुपात मिला जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमने लिया सोडियम लिया और हमने लिया क्लोरीन। तो सोडियम जब क्लोरीन लिया तो इनका अनुपात देखो बनेगा, तो ये क्या बन गया बच्चे, NaCl बन गया। तो इनका जो अनुपात होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जब निश्चित अनुपात में सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तभी जाकर हमारा ध्यान देना कोई यौगिक बनेगा। अब इन्हीं जो यौगिक होते हैं बेटा, तो इन्हीं यौगिकों के ध्यान देना है, इन्हीं यौगिकों के स्वाद के आधार पर इसे बेटा हम लोग बांटे हैं किसमें, अम्ल लवण और क्षार के रूप में। तो अगर स्वाद के आधार पर देखेंगे बेटा, इन्हीं को स्वाद के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर ही इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बच्चे हमारे पास एसिड होता है, बेस होता है एंड क्या होता है, साल्ट होता है। मतलब इसको बोलते हैं अम्ल बोलते हैं बच्चे।
ये हमारे पास क्षार हो गया बच्चे, अभी हमारे पास क्या हो गया, लवण हो गया। तो समझ गए। तो इन्हीं यौगिकों को स्वाद के आधार पर हम जब बांटते हैं तो इसे कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है अम्ल होता है, एक होता है क्षार होता है, एक होता है बच्चे लवण। तो प्रकृति में देखेंगे तो इनके स्वादों के इन्हीं आधार पर क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है इन्हीं यौगिकों को। जो हमारे लेसन का नाम भी है, जो सेकंड हमारा लेसन है बेटा, सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर का भी नाम भी क्या है हमारा, अम्ल लवण क्षार। तो आज हमको इसी पर अपना पकड़ बनाना है। तो आइएगा हम लोग समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, राइट। तो आइए एक एक करके समझना चालू करते हैं। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुका है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया बच्चे। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से बात समझे तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं, 2 चीज़ों को पहले समझेंगे, अम्ल और क्षार को। जब अम्ल और क्षार को समझ लेंगे बच्चे तो हम लोग लवण को भी समझ जाएंगे। पहले अम्ल और क्षार को समझते हैं, और अम्ल क्षार को जब समझ जाओगे तो लवण को भी बच्चे क्या करोगे, समझ जाओगे। पहले समझते बच्चे, एक तरफ हम लोग डालेंगे अम्ल और दूसरी तरफ डालेंगे क्षार। अम्ल, इसको बोलते हैं एसिड, एसिड हो गया। और दूसरे तरफ डालो बच्चे क्षार। अभी इसकी सारी परिभाषाएं दूंगा, घबराना नहीं आप लोग। बेस, देखो पहले तो आपको जनरल इसकी एक बात तो समझ में आनी चाहिए, परिभाषा इसकी जनरल आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर पॉइंट करूं तो जो अम्ल होता है, अम्ल के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, अम्ल स्वाद में समानता कैसे होते हैं बच्चे, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, तो ध्यान देना है, अम्ल स्वाद में सामान्यतः खट्टे होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, खट्टे। पर ध्यान देना, अम्ल स्वाद में समानतः खट्टे होते हैं, पर सभी एसिड को या सभी बेस को आप चख नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एसिड इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आपके त्वचा को जला सकते हैं। तो सभी अम्ल को आप चख नहीं सकते। कुछ ही जो सामान्य अम्ल होते हैं पर उन्हीं को हम चख सकते हैं। तो ध्यान देना है, तो जो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, समानता कैसे होते हैं बच्चे, खट्टे होते हैं। तो वही अगर मैं बात करूँगा क्षार में, तो क्षार में क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चे, तो क्षार में लिखेंगे क्षार स्वाद में सामान्यतः कड़वे होते हैं। कैसे होते बच्चे, कड़वे होते हैं, अर्थात कैसेले। तो ध्यान देना, क्षार स्वाद में समानता कैसे होते हैं बच्चे, कड़वे होते हैं, जबकि ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चे, खट्टे होते हैं। समझ में नहीं आ गया। अगर मैं दूसरा पॉइंट करूं यहाँ से अंतर में, अभी जो मैं अंतर आपको देख रहा हूँ, परिभाषा भी बताता रहूंगा। अभी जो अंतर देख रहे हैं भौतिक अंतर है। अभी इसके हम लोग आपके रासायनिक अंतर को देखेंगे, पर पहले भौतिक अंतर को देख लेते बच्चे। तो अम्ल स्वाद में समानता कैसे होते बच्चे, खट्टे होते हैं। अगर दूसरी बात कहूँ बच्चे तो ध्यान देना, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, तो ध्यान देना, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। जबकि यहीं पे इसकी बात करूंगा तो ये क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देना, यह जल में घुलकर OH ऋणायन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो ध्यान देना है, यह जल में घुलकर OH आयन हाइड्रोक्साइड देते हैं बच्चे। वही तीसरी अगर बात मैं करता हूं तो तीसरी बात बोल सकते हैं, इसका pH मान 0 से 7 के मध्य होता है। क्या होता है बच्चे, 0 से 7 के मध्य होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 के मध्य होता है,
जबकि इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका पीएच मान 7 से 14 के मध्य होता है, 7 से 14 के मध्य होता है। क्या बात समझ पाए? अगर मैं चौथी बात करूंगा यहाँ से तो ध्यान देना, अम्ल स्वाद में समानता कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, और इसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के क्या होता है, मध्य होता है। जबकि अगर चौथी बात करूंगा तो ध्यान देना, यह लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। तो ध्यान देना है, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देगा। और जबकि वहीं पर अगर इस पे ले जाएंगे तो लिटमस पेपर को ध्यान देना इजेक्टिव प्रयोग नहीं करेगा, पर यह ध्यान देना है लाल से बल्कि क्या कर देगा, नीले कर देगा। तो ध्यान देना इसी का अपोजिट चलेगा, तो लिटमस पेपर को यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अपोजिट हो जाएगा, पर यहाँ पे इसको लेना नहीं है। ठीक है। अगर यहीं पे पांचवी बात करूंगा बच्चे, तब पांचवी बात में अगर ध्यान देना है तो पांचवी बात में एक बार और समझ सकते हैं, ध्यान देना है क्या, मेथिल ऑरेंज के रंग गुलाबी से ये क्या कर देता है बच्चे, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। तो ध्यान देना है, मेथिल ऑरेंज एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके रंग गुलाबी होते हैं, और गुलाबी से उसे क्या कर देता है बच्चे, लाल कर देता है। अगर वही बताऊं छठवें नंबर, एक होता है बेटा फेनाक्थलीन। अब ध्यान देना, ये फेनाक्थलीन के रंग गुलाबी से लाल कर देता है, इसे भी लाल कर देता है। अब मन में आएगा बच्चे, जो फेनाक्थलीन होता है, ये फेनाक्थलीन होता क्या है, तो फेनाक्थलीन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। फेनाक्थलीन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जो ध्यान देना है एक प्रकार से ना घुसखोरों को पकड़ने का कार्य करता है। जो एक प्रकार क्या करता है, घुसखोरों को पकड़ने। जैसे अगर ये ध्यान देना है, जैसे नोट की गड्डी है मान लो, तो अगर नोट की गड्डी जैसे मेरे पास देखिए है क्या, हाँ एक तो है, जैसे है देखो एक नोट है मेरे पास बच्चा ना, इस नोट पे अगर मैं क्या करूँ, इस फेनाक्थलीन को ऐसे गिरा दूंगा ना इस नोट के ऊपर, इस पे अगर गिरा दूंगा तो ऐसे ऊपर से पता ही नहीं चलेगा कि इसमें फेनाक्थलीन है, समझ रहे हो, इस पे फेनाक्थलीन पता ही नहीं चलेगा। पर जैसे ही आप अगर जैसे आप घुसखोर टाइप का आदमी हो तो नोट को लोगे तो गिनोगे, तब जब गिनोगे तो तुम्हारे हाथों में फेनाक्थलीन लग जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही जो छापा मारने वाले अधिकारी होंगे आपको पहुंचेंगे, आपके हाथ को पकड़कर पानी में डलवा देंगे। अब जैसे पानी में डलवाएंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब इस नोट को भी पानी में डलवा देंगे, दूसरे में अगर उसके भी रंग गुलाबी हो गया, आपके हाथों से हाथ के डालने से पानी का रंग गुलाबी हो गया, तो मान लेना जो नोट उसने भेजा है वही नोट आपने गिना है। समझ रहे हो। तो एक तरीके से घुसखोरों को पकड़ने में भी काम करता है, नोट वोट में मिला के दे देते हैं गड्डी में, जानते रहो। मान लो कल अधिकारी हो गया मेरे पढ़ाने से, लेकिन उसको पता है नोट लेते समय हाथ से नहीं गिनना है, बल्कि कुछ लगा लेना है हाथ में, ग्लव्स मैंने ग्लव्स को उठा के फिर फेंक दो, समझ रहे ना। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो ध्यान देना है, तो फेनाक्थलीन के रंग को गुलाबी से क्या कर देता है बच्चे, लाल कर देता है। बोलो इतनी बातें समझ पाए क्या। तो ध्यान देना है, अगर देखा जाए तो कहा अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, समानता खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के मध्य होता है। या लिटमस पेपर को नीले से क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज के रंग गुलाबी से लाल कर देते हैं, फेनाक्थलीन के रंग गुलाबी से लाल कर देते हैं। यही हल्दी भी लिखना चाहो तो लिख लो बच्चे, हल्दी के पीले रंग को लाल में परिवर्तित करता है, लाल में परिवर्तित करता है, लाल में परिवर्तित
करता है। तो बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो हल्दी के पीले रंग को भी लाल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो ये सभी क्या है बच्चे? अम्ल में अंतर है और ये सभी किसमें है? क्षार में अंतर है। अभी आपने सिर्फ अंतर देखा है, बेसिक अंतर होता क्या है ना, अभी बेसिक अंतर आपने देखा है कि होता क्या है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं। अब समझते हैं अब इनकी परिभाषा। आइए, अभी तो हमने अंतर देखने की कोशिश किया है और समझते हैं परिभाषा। तो आइए बच्चे वन वन करके समझना चालू करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब देखिए इनकी परिभाषा भी बच्चे अलग अलग प्रकार से हम लोग देते हैं। जैसे अगर एक परिभाषा तो हम लोग मानते हैं बच्चे, किसके अनुसार मानते हैं? आर्हीनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा। तो देखिएगा, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस एक रसायन वैज्ञानिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अम्ल और क्षार की बच्चे परिभाषा दिया है। और अम्ल क्षार की परिभाषा दिया है तो इन्होंने क्या कहा है जरा देखो। इन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए, इधर समझते हैं बच्चे पहले अम्ल को, क्या समझते हैं? अम्ल को, एसिड को। तो देखो इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है बच्चे? मान लो कि ये हमारे पास एक पात्र है, क्या है बच्चे? पात्र है। अब इस पात्र में हमने क्या डाला हुआ है? इस पात्र में बच्चे हमने जल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है, H2O रखा हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर क्या है बच्चे? जल है। अब इसमें हमने किसी यौगिक को मिला लिया, पता नहीं कौन सा यौगिक था, हमने यौगिक को इसके अंदर मिलाया, यौगिक मिला दिया बच्चे। तो इसके अंदर जैसे ही हमने क्या किया? कंपाउंड मिला दिया। तो जब कंपाउंड मिलाया तो कंपाउंड मिलाने के बाद इसको क्या किया? घोला। तो जब कंपाउंड मिलाने के बाद इसको क्या कर दिया बच्चे? इस पात्र में क्या किया? इसको घोल दिया। क्या कर दिया? घोल दिया। और जब घोल दिया तो घोलने के बाद हमने देखा कि इस जल के अंदर क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं। क्या मुक्त हो रहे हैं बच्चे? हाइड्रोजन आयन। क्या मुक्त हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। तो जब हाइड्रोजन आयन मुक्त होने लगा तो हमने कहा ये क्या है बच्चे? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो आर्हीनियस के अनुसार कहा जाता है, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए और उनमें हाइड्रोजन आयन मुक्त हो, उनमें क्या मुक्त हो बच्चे? हाइड्रोजन आयन मुक्त होने लगते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और वहीं देखो क्षार की बात करेंगे तो इन्होंने क्षार में क्या बताया बच्चे? जिसको आप लोग बोलते हो बेस। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा पात्र। अब देखो एक पात्र यहाँ भी ले लिया गया, अब इसमें भी हमने क्या कर दिया? जल को घोल, यहाँ जल रख लिया बेटा, जल रखा। अब इसमें किसी न किसी यौगिक को हमने क्या किया? मिला लिया। और जब किसी यौगिक को इसके अंदर मिलाया तो मिलाने पर जब इसको यहाँ में घोला तो यहाँ क्या मिलने लगा? OH-। क्या मिलने लगा? OH-। तो जब किसी पदार्थ को जल में घुलनशील किया जाए, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए और जल में अगर OH आयन उपस्थित हो जाए या OH आयन मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और जब किसी भी जल में अगर किसी यौगिक को घोला जाए और उसमें हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ताइए इनके परिभाषाओं को लिख लिया जाए। इनकी परिभाषा किसके? आर्हीनियस के अनुसार इनकी परिभाषा अम्ल की क्या होगी? जब किसी पदार्थ को, या पदार्थ में यौगिक लिखो, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए एवं उसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त हो तो उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। तो बताओ भैया बात समझिए, क्या हमने क्या समझाया? जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए तो उसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे आप ले लो यौगिक में H2SO4 ले लो बच्चे,
अब H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बच्चे, इसको जैसे इसमें घोलोगे तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देगा। जैसे आप ले लो HCl ले लो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ले लो, इसको जैसे घोलोगे यौगिक को जल में तो क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन। क्या दे देगा बच्चे? हाइड्रोजन आयन दे देगा। जैसे आप ले लो HNO3 ले लो, क्या ले लो? HNO3 ले लो, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो इन सभी को जब जल में घोलोगे तो देखोगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और कर सकते हो कि जितने अम्ल होते हैं सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं लगभग। क्या लिखेंगे? लगभग सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। तो ध्यान देना है, सभी अम्ल जो होते हैं जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? घुलनशील होते हैं। तो क्या बताओ, ये बातें आप समझ चुके हैं? तो अगर ध्यान, अब इसी तरीके से बच्चे अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो बताओ प्यारे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो, तो इसकी भी परिभाषा चलो हम लोग लिख लेते हैं फट से। अब इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो बच्चे, बताओ मेरे प्यारे? अब इसके भी परिभाषा यही लिखोगे, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए एवं जल में घुलनशील किया जाए तो उसमें OH आयन, मतलब इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रॉक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्षार कहते हैं। तो ध्यान देना है, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए तो उसमें अगर OH आयन उपस्थित हो रहा है, हाइड्रॉक्साइड उपस्थित हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। जैसे आप लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड लिख लो बच्चे। समझ रहे हो? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को जब इसमें जल में घोलोगे तो उसमें क्या मिल जाएगा बच्चे? क्या लिखा है ये? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। जिसे इसी तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल इसमें चाहोगे तो OH लगा के क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड लिख सकते हो बच्चे यहीं पे कि OH, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। तो बोलो, क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? तो समझ गए। आर किसके अनुसार बेटा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो जब कोई यौगिक जल में घुलनशील होकर अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए तो वो क्या करे? OH दे दे। OH अगर हाइड्रॉक्साइड दे रहा है तो ये क्या करेगा बच्चे? ध्यान देना, क्या करेगा? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अच्छा, ये देखो आयन में टूट रहे हैं तो ये ध्यान देना, विद्युत धारा का क्या होंगे? सुचालक होंगे, क्योंकि विद्युत धारा के स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेंगे? ले जाएंगे। क्योंकि ये आयन में टूट रहे हैं तो आयन जो टूटता है तो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो समझ लेना बात को। आइए, ये तो अभी था आर्हेनियस के अनुसार। एक परिभाषा और आ जाता है बेटा, किसके अनुसार? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टैंड के द्वारा। ताइए लॉरी और ब्रॉन्स्टैंड के द्वारा अम्ल और क्षार की परिभाषा की बात क्या कही है, आइए उनको भी समझ लेते हैं। ये बातें समझ गए, पहले आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। अगर नोट्स कर रहे हो तो कर लीजिए। आइए देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं लॉरी एवं ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा।
ठीक है। अम्ल और क्षार की क्या करना है बच्चे, परिभाषा। तो ध्यान देना है लॉरी एंड ब्रॉनस्टेइन के द्वारा अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो इसको हमको समझना है, तो समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए। देखिए इन्होंने क्या किया, सब कुछ सही है, बस वहाँ सीधा सीधा उन्होंने एक बात कह दी, जो यौगिक जल घुलनशील होने के बाद प्रोटॉन का दान करे उसे अम्ल कह दिया गया, और जो यौगिक जल घुलनशील होने के बाद हाइड्रोजन प्रोटॉन का ग्रहण करे उसे हम लोग क्या कह देंगे, क्षार कह देंगे। जस्ट वहाँ प्रोटॉन के शब्द को ले लिया गया है, वहाँ OH लिया गया था, यहाँ प्रोटॉन ले लिया गया है। तो क्या लिखेंगे, अम्ल की परिभाषा सीधे सीधे, तो अम्ल की परिभाषा में लिख लेंगे बच्चे यहाँ पे आप लोग अम्ल में इनके अनुसार, इनके अनुसार लिखेंगे बच्चे आप लोग, लिखेंगे जब किसी यौगिक को जल के साथ, जब किसी यौगिक को जल के साथ घुलनशील किया जाए तो यह प्रोटॉन का दान करता है, प्रोटॉन का दान करता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे जब कोई प्रोटॉन का दान कर देगा। वहीं अगर मैं आपसे कहूं अब क्षार किसे कहेंगे बच्चे, बेस। तो ध्यान देना है, जब किसी यौगिक को जल में घुलनशील किया जाए तो यह प्रोटॉन का ग्रहण करे तो इसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्षार। तो आप बताइए, एक बेसिक परिभाषा दोनों का आप समझ चुके हैं। आप दोनों की जो बेसिक परिभाषा होते हैं बेटा, लॉरी एंड ब्रॉनस्टेइन के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है, प्लस आप ये भी समझ चुके हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो अब हमने अम्ल क्षार को समझ लिया है, इसका बेसिक मान क्या होता है, तो हमने बेसिक समझ लिया है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा अम्ल और क्षार में दोनों के लॉरी एंड ब्रॉनस्टेइन द्वारा इसकी परिभाषा क्या है, और आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा इसकी क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार को। क्या पढ़ेंगे, अम्ल के प्रकार को, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ना। तो ध्यान देना है, तो अम्लों को अब चलते हैं हम लोग उसके अम्ल के प्रकार को आज समझते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तो सभी बच्चे अब आगे हेडिंग बनाएंगे अम्ल के प्रकार। क्या बनाओगे, अम्ल के प्रकार। चलो चलिए, तो देखिएगा अब हम लोग समझते हैं अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। अब देखो, इसको हम लोग कई आधारों पे इसे बांटते हैं, इसको बांटते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे एक होता है, ध्यान देना है, अगर इनको बांटा जाए बेटा, तो एक होता है, हम लोग देखा जाए तो एक होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है बच्चे, कार्बनिक अम्ल होता है। एक क्या होता है, अकार्बनिक अम्ल। एक क्या होता है बच्चे, ऑक्सी अम्ल होता है। एक होता है
हाइड्रोजनी अम्ल, हाइड्रोजनिक अम्ल बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है बच्चे, एक होता है तनु अम्ल, अब ये क्या होता है, सांद्र अम्ल। क्या होता है बच्चे, सांद्र अम्ल। तो देखेंगे कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोजनिक अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अम्लों के प्रकार को बांटते हैं। तो हम लोग समझेंगे अब कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, ऑक्सिक अम्ल किसे कहते हैं, हाइड्रोजनिक अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेक्ट कर रहा हूँ और उसके बारे में डिटेल कल पढ़ेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे से कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे बच्चे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं अर्थात उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एसिटिक अम्ल, क्या कहूँ, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बताओ किस में पाए जाते हैं सभी लोग, एसिटिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं बच्चे, सिरका में। तो जो सिरका में पाया जाता है वो क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप में प्राप्त किया जा रहा है बेटा। तो एसिटिक अम्ल कैसा हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये क्या बच्चे, कार्बनिक अम्ल है। जैसे आपसे मैं कहूँ टार्टरिक अम्ल, अब टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चे, तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली हो गया, किस में पाया जाता है, इमली हो जाएगा। जैसे आपसे मैं कहूँ नींबू एवं संतरा, तो नींबू एवं संतरा कौन पाया जाता है बेटा, सिस्ट्रिक अम्ल या सिस्ट्रिक अम्ल बातें की है। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैं कहूँ ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चे, ऐसे बहुत सारे अम्ल है, अभी आपको बताऊंगा। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चे, तो ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे टमाटर में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल कहाँ पाया, किस में पाया जाता है बच्चे, सेब में पाया जाता है। इरूबिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो नारियल में पाया जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे पढ़ाऊंगा, अभी आपसे थोड़ा थोड़ा अंतर इनके से देख लीजिए, अभी एक करके डिटेल पढ़ाऊंगा। अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं बच्चे, जिसे ध्यान देना हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बच्चे। तो जिसके कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक जैसे कृत्रिम रूप से, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो HCl हमारे पेट में जरूर पाया जाता है, पर इसे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। HCl हो गया, जैसे मैं कहूँ HNO3 हो गया, HNO3 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ H2SO4 हो गया, तो ये सभी जितने अम्ल है बच्चे, इनको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं प्रयोगशाला में। तो ये सभी क्या होंगे, अकार्बनिक होंगे। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ ऑक्सिक अम्ल किसे कहेंगे, तो देखो बहुत आसान काम है, जिसमें ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन का अणु उपस्थित हो, हाइड्रोजन का अणु न हो, क्या कह सकते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन के अणु हो, परंतु ध्यान देना है, परंतु उसके अंदर क्या हो बेटा, जिसमें सीधे कह सकते हैं हाइड्रोजन, बस ऑक्सीजन का अणु हो। तो जिसमें ऑक्सीजन का अणु होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। हाइड्रोजन तो होना अनिवार्य है, क्योंकि हाइड्रोजन होना अनिवार्य इसलिए बच्चे कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो भैया अम्ल कहलाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होना अनिवार्य है। क्योंकि अम्ल की परिभाषा ही क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन प्लस का होना। अब हाइड्रोजन प्लस है तभी, जैसे ले लो आप H2SO4 ले लो बच्चे, H2SO4 में तो ऑक्सीजन मिल गया कि नहीं मिल गया, H2SO4 में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो कैसा अम्ल हो गया, ऑक्सिक अम्ल हो गया। अब ऐसे अम्ल लो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, जिसमें क्या हो बेटा, सीधे सीधे हाइड्रोजनिक अम्ल में क्या हो, हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, परंतु ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन क्या हो, नहीं हो। जैसे आप ले लो एग्जांपल में HCl ले लो, तो HCl में देखो क्या है, हाइड्रोजन तो है पर इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाला भी एग्जांपल आप लेना चाहे रख सकते थे, HNO3, क्योंकि ऑक्सीजन देखो इसमें भी है।
तो यहाँ क्या हो गया, HCl हो गया। यहाँ देखो जैसे आप लिखना चाहो H2S लो, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लो। ये कैसे अम्ल है बच्चे, जिनमें ध्यान देना हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जिनमें हाइड्रोजन हो पर ऑक्सीजन न हो तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनिक अम्ल। अब देखो तनु अम्ल किसे कहते हैं बच्चे, बहुत आसान है। जो अम्ल क्या हो बच्चे, पतला हो, अर्थात गाढ़ा ना हो, जो पतला हो। तो तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, जो पतला हो। तो जो पतला अम्ल होता है अब उसे तनु। अब कहे इसका उदाहरण मत पूछ लेना, क्योंकि किसी के भी अम्ल को हम पतला और गाढ़ा बना सकते हो, हमारे हाथों में है। अम्ल गाढ़ा है तो पानी मिला देना और खूब ढेर का एक बाल्टी पतला हो जाएगा, और उसमें से क्या करना, पानी मत मिलाना, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो तनु अम्ल गाढ़ा अम्ल को अपने बना देते हैं। जो पतला हो उसे तनु अम्ल कहते हैं, और जो क्या हो बच्चे, जो ध्यान देना है, जो गाढ़ा हो, क्या हो, जो गाढ़ा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सांद्र अम्ल। तो ध्यान देना है। और यहीं पर ध्यान देना, दो अम्लों को और दो प्रकार से और बांट सकते हैं अम्लों को। एक होता है बच्चे प्रबल अम्ल, क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अब एक होता है दुर्बल अम्ल, ध्यान देना है। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, इसकी दो परिभाषा आप लिख सकते हैं। अगर ये बातें लिखते थोड़ा समय इसको इसकी उधर कर दूं, ये इधर आ सकता है, बताओ सही है कैमरे में, कैमरे में सही है बच्चे, यहाँ तक ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब हमको लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, समझिए। अब प्रबल अम्ल किसे कहेंगे बच्चे और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, तो इसकी दो बातें लिखना है, इसकी दो बातें लिखना है, और दोनों बातों से पकड़ ले जाओगे कि प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल। अब ध्यान देना पगले, जिसका pH मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में हो, जिसका pH मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ध्यान देना प्रबल अम्ल कहेंगे। 0 से लेकर 3.5, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो तो इसका 1.5 होता है, तो प्रबल है कि नहीं है, समझे नहीं। तो ध्यान देना, या तो जो हाइड्रोजन आयन अधिक दे, आयन अधिक दे, तो जब इनको जल में घोलो, तो जल में घोलने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा मिल रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितना ही ज्यादा मिलेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अपने आप में खतरनाक होगा। तो समझिएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ध्यान देना, इसका ध्यान, जो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, जिसका pH मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में हो, या जिसको जो हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक मात्रा में हो, उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। अब यही दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके भी दो बातें हो जाएंगी। अब जिसका pH मान क्या करेंगे बेटा, 3.5 लेकर 7 के मध्य में हो। अब जिसका pH मान 3.5 लेकर 7 के मध्य में होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तो उन्हें हम लोग प्रबल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, उन्हें हम प्रबल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल कहेंगे। वहीं पर अब जो हाइड्रोजन आयन कम दे, मतलब जब इनको जल में घुलनशील किया जाए तो उनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम निकले। जब जिनको जल में घुला जाए तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम निकले, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो उन्हीं को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल। तो जितने भी आप प्राकृतिक रूप से पाते हो, जैसे टार्टरिक अम्ल डाल दो। अब टार्टरिक अम्ल कैसे हो, तो ध्यान देना, टार्टरिक अम्ल हो गया बच्चे, एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, हाँ, लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। इस जितने अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, सब के सब कैसे अम्ल होते हैं बच्चे, दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे इसमें अगर लिखना चाहोगे तो HCl लिख लो, HNO3 लिख लो, ये सब कैसे अम्ल है बच्चे, ये प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल है, प्रबल, क्योंकि अपने आप से बना रहे हो ना, तो इसको जितना चाहो गाढ़ा कर लो, खतरनाक कर लो। तो देखो, तो क्या समझे, आइए एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ पूरी चीज का। हमने कहा अम्ल के प्रकार, तो हमने कहा अम्ल के प्रकार को हमने कहा ये क्या होते हैं बच्चे, एक हमारे पास होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है बच्चे, कार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, मतलब जो पेड़ पौधों से, इन चीजों से प्राप्त हो, उन्हीं को तो हम लोग कार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो जैसे हमने कहा, जैसे एसिटिक अम्ल हमको देखो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, इमली पेड़ पौधे से, नींबू संतरा में सिस्ट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया। उसी तरीके से बेटा अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बनाते होंगे, जिसे हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। आक्सिक अम्ल किसे कहते हैं बच्चे, आक्सिक अम्ल उसे कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन का अणु उपस्थित हो। जिनमें ऑक्सीजन का अणु उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा,
ये क्या कहेंगे, ऑक्सिक अम्ल, जैसे H2SO4 देखो इसमें ऑक्सीजन का अणु है, यहाँ आप देखो ऑक्सीजन का अणु है। और हाइड्रोजनिक अम्ल किसे कहेंगे, तो जिनमें ध्यान देना कि क्या हो बेटा, हाइड्रोजन का अणु उपस्थित हो और उसमें ऑक्सीजन का अणु न हो। तो देखो जैसे क्या हो गया, HCl हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, HCl हो गया बच्चे। कैसे अम्ल, इसमें ऑक्सीजन का अणु नहीं है। तनु अम्ल जो बच्चे पतले हो, जो पतले हो गाढ़ा न हो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे बच्चे, सांद्र अम्ल उन्हें कहेंगे जो क्या हो बच्चे, गाढ़ा हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। अब अगर प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, तो जिसका pH मान 0 से लेकर 3.5 होगा, या तो जिनको जल में घुलनशील होने पर अधिक हाइड्रोजन आयन देते होंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। जिनका pH मान 3.5 से लेकर 7 के बीच में होगा, और ध्यान देना है, और कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम आती होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तो उसे ध्यान देना है, दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो हमने कहा प्रकृति में जितने पाए जाने वाले अम्ल होंगे सब के सब अम्ल कैसे होंगे, तो सभी के सभी अम्ल कैसे होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। तो वो लोग बात ये समझ पाए क्या, अगर बात ये समझ पाए होंगे अम्लों के प्रकार को, तो बताओ बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाएं। अम्लों के प्रकार को समझ चुके हैं तो बच्चे आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। आइए अब एक बात और समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आज क्लास करेंगे द एंड, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। पहले इसको समझ लेते हैं एक ठो। अब देखिए, अगर अम्ल क्षार को समझ लिए, अब अगर बताओ अगर लवण को नहीं समझते, साल्ट को नहीं समझते हैं, तो बेईमानी ना हो जाएगा जी। अभी सबको अलग अलग पढ़ेंगे, पर साल्ट को भी समझ लेते हैं ना। ठीक, आओ, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हो। तो अब डालोगे हेडिंग साल्ट या लवण। अभी समझो लवण से ही तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, ध्यान देना, आपके पेपर में सबसे ज्यादा लवण से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान देना, इस लवण की अगर बात करूंगा बच्चे ना, तो लवण ध्यान देना, जब अम्ल एवं क्षार के अभिक्रियाओं से बना पदार्थ जो होता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रियाओं से जो बना पदार्थ होता है उसी को लवण कहते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से बात समझिएगा, मैंने क्या समझाया आपको, क्या लिखेंगे, अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से बना अम्ल, अरे बना पदार्थ, बना यौगिक लिख लो, बना यौगिक क्या कहलाता है बच्चे, लवण कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे आप देखो क्या ले लो बच्चे, अम्ल ले लोगे, अब प्लस क्या ले लोगे, क्षार ले लोगे, अब इनको मिलाओगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चे, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण। तो ध्यान देना है, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो इससे क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। तो ध्यान देना, ये लवण तो बने, अम्ल और क्षार के सहयोग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चे, लवण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, इसका जो pH मान होता है, pH मान 7 होता है। अगर किसी का pH मान बेटा अगर 7 आ रहा है तो ध्यान देना वो क्या है, लवण है। क्या है बच्चे, लवण है। अब मेरी बात ध्यान समझना है, यहाँ से एक बात और, अब pH मान कितना बच्चे, 7 है, तो क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अगर जैसे देखा जाए एग्जाम्पल में, अगर आपसे मैं बात करूँ जैसे NaCl, तो NaCl साधारण नमक, क्या है बच्चे, साधारण नमक, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो ये बच्चे जो है, तो हमारे पास ये सभी क्या है बच्चे, लवण है। ये क्या है, लवण है। अब देखेंगे आपके पेपर में कोई ना कोई एक लवण जरूर पूछता है, कोई ना कोई एक लवण जरूर पूछता है। तो ध्यान देना इन सभी बातों को। अभी लवण बताएंगे कि अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, अभी अम्ल के प्रकार को पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको अम्ल का हमने इंट्रोडक्शन दिया है। तो क्या आज हमने जो क्लास में अपने सीखा है, क्या क्या सीखा बच्चे, तो सबसे पहले हमने हमारे चैप्टर में सबसे पहले समझा कि हमने अम्ल और क्षार और लवण हमको टॉपिक पढ़ना था, जिसमें सबसे पहले हमने समझा यौगिक क्या होता है। तो यौगिक उन्हें कहते हैं जो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिए। हमने कहा इन्हीं यौगिकों को स्वाद के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, और एक क्या होता है बच्चे, लवण होता है। फिर हमने समझना चालू किया कि भैया अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल क्षार में हमने क्या देखा, अंतर देखा। फिर इसके बाद हमने देखा
क्या देखा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है, राइट। फिर इसके बाद हमने क्या समझा बच्चे, इसके बाद समझा कि अम्ल किसे कहते हैं, लॉरी एंड ब्रॉनस्टेन के द्वारा अम्ल और क्षार की परिभाषा समझा। ये समझने के बाद फिर हमने समझा अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, क्या समझा बच्चे, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। और फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी मात्रा में समझा कि लवण क्या होता है। तभी अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है, अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक अपक्रिया। अगर अम्ल किसी के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, रासायनिक गुणधर्म। तभी अम्ल के रासायनिक गुणधर्म समझने बच्चे, क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझने हैं, और फिर इसके बाद लवण के रासायनिक गुणधर्म समझेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। तो अगर अभी तक यहाँ भी इसमें आपको पीएच, देखिए इसमें पढ़ाना क्या क्या बच्चे आपको, तभी जैसे इसमें देखो पीएच मान पैमाना पढ़ाना है आपको, ठीक है। इसके बाद अभी अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाना है, और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाना है, लवण के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाना है। ये सभी टॉपिक को जब हम लोग पढ़ लेंगे तब जाके हमारा ये लेसन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के अभी से पढ़ना चालू करिए, नोट्स क्लास को बनाते जाइएगा, तो किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोग के नहीं होगा, और कायदे से पढ़ते रहेंगे तो 2026 में जब एग्जाम आप बोर्ड का देंगे तो किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होगी। अब ये क्लास अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सभी को शेयर करिए, क्योंकि क्लासेस एकदम फ्री चल रही, मुफ्त चल रही है, और यूट्यूब पे ही हम आपको पूरा साइंस पढ़ा देंगे। जैसे देखिए फर्स्ट लेसन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, अब सेकंड लेसन में पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ऐसे थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, मैं सारे लेसन आपको पढ़ा दूंगा। अब बिहार बोर्ड में जो स्पेशल टॉपिक है उन्हें अलग से पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।